ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सर्वेंट जेवट की बुक है। चैप्टर नंबर इसका 25 है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और हम इसमें से कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। आपको देखो फिगर में ये जो है वो लाइटनिंग का फिनोमेना नज़र आ रहा है। आप अपनी डेली लाइफ में इस फिनोमेना को बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब आपके पास मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, तो आप देखते हो कि बारिश के दौरान में आपको लाइटनिंग जो है वो नज़र आती है। इसके साथ इसकी आवाज़ भी आपको आती है, बिजली चमकती है, बिजली गरजती है। ठीक है, बादलों का बरसना, इस दौरान जो बादल गरजते हैं आपको आवाज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है थंडर स्टॉर्म्स का, ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, लार्ज जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिटवीन द थंडर स्टॉर्म्स एंड द क्लाउड्स, ठीक है, उसकी वजह से ये प्रोसेस आपके पास होता है। अब ये जो आपके पास है ये प्रोसेस, इस केस में जो आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है उनके रिज़ल्ट के केस में आपके पास लाइटनिंग का फिनोमेना आपको नज़र आता है, जिस तरह के ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो आपके पास इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 23 के अंदर जो आपने देखा था कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और अर्लियर स्टडीज़ ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक न्यू लिंक जो है अपनी इस इन्वेस्टिगेशंस में यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है, जो कि आपके पास है क्या है वो लिंक, वो आपके पास इन्वेस्टिगेशन इनटू एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो था आपने इंट्रोड्यूस करवाया था लास्ट चैप्टर्स के अंदर, इसमें चैप्टर नंबर 7 का जो है वो आपको हवाला दिया गया है। आप चैप्टर नंबर 7 में पोटेंशियल एनर्जी को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने मैकेनिक्स का कोर्स इससे पहले पढ़ लिया है, तो मैकेनिक्स के कोर्स के अंदर भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब यहाँ पर जो है वो आपने जब वहाँ पर देखा था तो आपने कनेक्शन किया था कंजर्वेटिव फोर्सेस का, जिस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इलास्टिक फोर्स थी। ठीक है, जो कि स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फोर्स आप देखते थे। इसी तरह आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ किया था, और इसके मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, जो कि सिंपल फोर्स के साथ सॉल्व करने पॉसिबल नहीं थे। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जो है वो उसको हम कन्वीनियंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो आइडिया है ये हमें बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेकर जाएगा। ये हमें इस काबिल बना रहा है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेनास को डिस्क्राइब करने के लिए। और जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास वो बहुत सारे प्रैक्टिकल वैल्यूज़ इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड डिवाइसेस में यूज़ होता है, और इसको हम जो है वो आगे जाके हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किन प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, आपके पास सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा 25.1 वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को, कि जब आपने एक चार्ज क्यू लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने प्लेस कर दिया। ठीक है, आपके पास एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर आप लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, और यहाँ पर आपने एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। तो अब आपके पास क्या है कि जो प्रैक्टिकल फील्ड मॉडल है वो आपको क्या बताता है कि इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास Q इंटू ई के बराबर है, जो कि इस चार्ज के ऊपर एक्ट हो रही है। अब ये फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव है, क्योंकि जो फोर्स है चार्जेस के दरमियान कूलम्स लॉ से आपने डिस्क्राइब की थी, वो आपने बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि चार्ज और आपने इसमें क्या करना है, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि चार्ज एंड द फील्ड एज अ सिस्टम। अगर चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है तो इट विल डू सो इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस केस में क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डूइंग वर्क ऑन द चार्ज, और ये वर्क जो होगा वो सिस्टम के अंदर इंटरनल वर्क होगा। ये सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह सिमिलर है जिस तरह आप ग्रेविटेशनल सिस्टम लेते हैं, जब आप एक ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने रिलीज़ किया नीचे अर्थ की तरफ, तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कुछ वर्क करेगी, और ये वर्क जो होगा आपके पास वो इंटरनल होगा ऑब्जेक्ट अर्थ सिस्टम में, और इसको आप डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 77.7 एंड 7.8 के अंदर। इसी बुक का अगर आप सेक्शन 7.7 एंड 7.8 देखें तो उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई भी है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। अब हमने क्या करना है, हमने एनालाइज करने हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम यूज़ करते हैं नोटेशन डी एस, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी इन्फ्लुएंसिबल डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो नोटेशन डी एस यूज़ करते हैं। ये पाथ जो है वो आपके पास स्ट्रेट भी हो सकता है, ये पाथ आपके पास कर्व भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है, एक इंटीग्रल परफॉर्म करवाना है इस कर्व के अलॉन्ग, उस इंटीग्रल को आप क्या कहेंगे, वो इंटीग्रल आपके पास होगा पाथ इंटीग्रल। ठीक है, और पाथ इंटीग्रल जो है वो आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। पाथ इंटीग्रल को आगे चल के इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक और फाइल के अंदर भी आपको इसको दिखाऊंगी। For infinitesimal displacement ds of the point charge q immersed in the electric field, the work done within the charge field system will by the electric field on the charge is w internal is equals to fe dot ds. fe is the electric force, ठीक है, fe is the electric force and fe आपने ऊपर बताया कि q into e के बराबर है। तो इंटरनल वर्क डन इन द सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैकेनिक्स के अंदर ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जो आपके पास इंटरनल वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम में वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वर्क इंटरनल आपके पास बराबर है किसके, माइनस डेल्टा यू के। तो इस केस में भी आपने क्या किया कि डेल्टा यू अगर आप निकालेंगे तो आप इंटीग्रल लेंगे ए टू बी। ठीक है, ए टू बी मतलब आपने कोई जो भी पाथ लिया उसके दो पॉइंट आपने ले लिए, एक इनिशियल पॉइंट ए ले लिया और एक आपने इसका पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, अब ये पाथ आपके पास मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ये कोई कर्व भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये पाथ। तो अब आपके पास देखो जब आप इसमें लगाएंगे क्यू, आपके पास क्यू के चार्ज कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, ई डॉट डी एस आपके पास इंटीग्रल के अंदर बचेगा। ये जो इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे अलोंग द पाथ दैट क्यू इज़ अलोंग as it moves from a to b, because of the force q is conservative, the line integral does not depend upon the path taken from a to b। ठीक है, आपको पता है कि फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव है। जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो इट्स मीन कि आपके पास ये डिपेंड नहीं करेगा पाथ के ऊपर, इंटीग्रल जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो गिवन पोजीशन ऑफ द चार्ज इन द चार्ज फील्ड सिस्टम हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी यू रिलेटिव टू द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम एंड दैट इज डिफाइंड एज यू इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग द पोटेंशियल एनर्जी बाय द चार्ज गिव अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन only on the source charge distribution and has a value at every point in an electric field। इस क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट के ऊपर सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। इस क्वांटिटी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली आप इसको पोटेंशियल वी भी कह सकते हैं, एंड दैट वी इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, वी बी माइनस वी ए बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, अब आपके पास जो है वो चार्ज क्यू मूव कर रहा है बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड डिवाइड द चार्ज, तो डेल्टा वी आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस डेल्टा यू की वैल्यू आपने ऊपर डिफाइन कराई थी, वो वैल्यू लगाएंगे, और एक चार्ज उसके साथ था, एक ये नीचे आ गया, दोनों क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस बाकी बचेगा। In this definition, infinitesimal displacement represent as the displacement between the 2 points in the space rather than the displacement of the point charge as equation 25.1। Just as with the potential energy, only difference in electric potential are meaningful। ठीक है, जिस तरह potential energy है तो जो difference in electric potential है
वो आपके पास एक मीनिंगफुल टर्म बनती है। तो हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो ज़ीरो करना है किसी भी कन्वीनियंट पॉइंट पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम जो है वो ज़ीरो वैल्यू ले सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कभी भी डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी से कंफ्यूज नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एग्जिस्ट करता है सॉलिडली बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज एंड डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सोर्स चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करता है और ये डिपेंड भी किस चीज़ पे करता है, सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। कि आपके पास जो पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है इन द डिस्कशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, ठीक है। जो पॉइंट ए और बी है वो आपने विदाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज अबाउट डिस्कशन में आपने इनको विदाउट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज लिया है, ठीक है। और फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू एग्जिस्ट, अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास सिस्टम में क्या होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद होने चाहिए। इसलिए इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी एक अलग टर्म है और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास एक अलग टर्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग करती है सिस्टम के साथ एंड ये आपके पास चेंज होगी ओनली इफ़ द चार्ज इज़ मूव रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज। और ये सिचुएशन आपके पास सिमिलर है दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी सॉलिडली बिकॉज ऑफ द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है आपके पास सोर्स चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक फोर्स को के लिए आपको दो चार्जेस रिक्वायर होते हैं, एक सोर्स चार्ज जो कि क्या करता है, फील्ड को सेटअप करता है, और एक आपको और चार्ज चाहिए होता है, एक अनदर चार्ज चाहिए होता है जो कि इस फील्ड के अंदर इस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब आपने क्या करना है, एक सिचुएशन कंसीडर की जिसमें आपने ये कहा कि जो एक एक्सटर्नल एजेंट है वो मूव कर रहा है चार्ज को इन द फील्ड, ठीक है। आप यानी कोई भी आपने एक एक्सटर्नल फोर्स ली, कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स ली जिसको आप ये कह रहे हो कि वो उसकी वजह से जो है चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। अगर एजेंट मूव करा रहा है चार्ज को फ्रॉम ए टू बी विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक है, ए से बी की तरफ अगर मूव करवा रहा है और इस दौरान में आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जो वो एजेंट है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है जो कि चेंज कर रहा है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को। अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपके पास जो वर्क डन है बाय द एक्सटर्नल एजेंट, चार्ज जो है वो मूव करेगा थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वर्क आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, क्यू डेल्टा वी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि V आपके पास बराबर है U डिवाइडेड बाय Q के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपके पास मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है अगर आप इसका निकाल लें वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास डिफाइंड हो जाएगा 1 जाउल ओवर कूलम, ठीक है। एनर्जी का यूनिट जाउल, चार्ज का यूनिट कूलम, दैट इज वी सी फ्रॉम द इक्वेशन 5.4 1 joule of work must be done to move 1 coulomb of charge through a potential difference of 1 volt, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से अगर आप देखो तो 1 joule of work आपके पास कब होगा, जब आप 1 coulomb चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करवाएंगे। तो इक्वेशन जो है वो शो करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। और इट फॉलोज दैट द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर कूलम को आप वोल्ट पर मीटर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर हम जो है वो यहाँ पर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नए तरीके से डिफाइन करवा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये आपके पास आ गई एक न्यू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो हम मोस्टली यूनिट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास बराबर होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम -19 जाउल, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस एन इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ अ टिपिकल डेंटल एक्सरे मशीन में हैव द स्पीड ऑफ 1.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है टिपिकल डेंटल एक्सरे मशीन के अंदर
उसकी स्पीड होती है 1.4 10⁻8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस स्पीड करस्पॉन्ड टू द काइनेटिक एनर्जी 1.1 × 10⁻⁻14 जूल। अब देखें इस स्पीड के रिस्पेक्ट से जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास वो बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी 1.1 10⁻⁻14 जूल इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो ये इक्वलेंट होगी आपके पास 6.7 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 67 किलो वोल्ट टू रीच दिस स्पीड। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करेगा रेस्ट से ज़ीरो स्पीड से, ठीक है, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक एक्सेलरेट करेगा, 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक एक्सेलरेट करेगा, तब वो अपनी इस स्पीड को 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड को पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो पाथ इंटीग्रल मैंने आपको बताया था कि एक और फाइल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसको हम ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। यस, हेयर इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने एज अ लाइन इंटीग्रल लिया, आपके पास एक जो है वो ए बी अ कर्व ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। This one is small a small b is the curve. Let ds be the element of the length on ab. ds आपने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ आपके पास ds है, और e जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ds पे, तो आपको पता है कि e बराबर होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ v के। तो अभी मैं आपको ये ई इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी प्रूव करना भी बताऊंगी कि ई कैसे इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी के बराबर होता है या माइनस डेल वी के बराबर होता है। तो ई डॉट डी एस आपके पास बराबर होता है माइनस ई की जगह पे आप लगा देंगे माइनस डेल वी डॉट डी एस, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आपके पास डेल वी जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा, डेल वी इक्वल आएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल वी बाय पार्शियल जी के। वी इज़ द स्केलर, डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपके पास होती है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई के, पार्शियल पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, ठीक है। तो सारे यूनिट वेक्टर हैं, और डी एस आपके पास बराबर होगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ई डॉट डी एस आप निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी सारी टर्म्स भी ज़ीरो हो जाएंगी, तो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वी डॉट डी एस जो है ई डॉट डी एस जो है वो आपके पास किसके बराबर है, माइनस डी वी के बराबर आ गया, ठीक है। और डी वी यहाँ से आपके पास किसके बराबर आ गया, ई माइनस साइन को आप अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस ई डॉट डी एस के बराबर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट कर दें आप। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद इस तरफ तो आपके पास आ जाएगा वी बी माइनस वी ए, और ये इंटीग्रल आपके पास एज इट इज़ रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए। वी ए माइनस वी बी आर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन 1 जो है आपके पास दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास क्या शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए बिटवीन द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ये जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर E जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है और E डॉट डी एस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज in carrying it from a point at lower potential to the point at higher potential against the direction of electric field, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाते हुए आपने एक टेस्ट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया, ठीक है, उसको आप क्या कहोगे कि वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये काम आप सारा क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये काम कर रहे हैं। फिर यूनिट मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका यूनिट जो होता है वो जाउल पर कूलम होता है, ठीक है। तो जाउल पर कूलम के इक्वल आपने इसका यूनिट जो था वो पढ़ लिया।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अलावा हम जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया, क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रिक ये ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ वी होता है। तो ये चीज़ भी अभी मैं आपको प्रूव करके बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो हम इस फाइल के अंदर ही ये देखते हैं कि शो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू या माइनस डेल यू या वी आप इसको कह सकते हैं। तो ई जो है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर हैट इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आपने कन्वर्ट कर लिया। यूनिट वेक्टर आपके पास बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर वो वैल्यू लगाई तो वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था, एक मैग्नीट्यूड यहाँ से आया तो ये क्यूब बन गया। ये बातें हमने डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। आर आपके पास पोजीशन वेक्टर है दैट द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन टू लाई एट क्यू एंड एक्स वाई जी आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, देन आर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे एंड जेड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 1/2। तो इक्वेशन 1 जो है उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को आप लिख सकते हैं ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर की जगह पे आपने लगा दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मैग्नीट्यूड की जगह पे आपने लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होल पावर क्या थी, 1/2 थी। तो उधर वहाँ पर होल पावर थी 3, तो यहाँ पर जो पावर रहेगी इसके ऊपर वो 3/2 आ जाएगी, ठीक है। ये 3/2 यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन ये पावर 3/2 है, इसको यहाँ पर लगा लीजिएगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के ऑन द टू साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। आई के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, वाई के जे के एंड के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स कोफिशिएंट क्या आएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। सिमिलरली ई वाई ये आ जाएगा और ई जेड आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने कर्ल ऑफ ई फाइंड करना है, यानी डेल क्रॉस ई फाइंड करना है। डेल क्रॉस ई फाइंड करने के लिए आप क्या करते होते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स का। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल वाई पार्शियल वाई पार्शियल जी, ई की जगह पे ई एक्स ई वाई एंड ई जी लगा देंगे, इसके तीनों कंपोनेंट्स। कर्ल ऑफ ई निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपैंड करना आता होगा। आई को आप लेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्शियल ई जी बाय पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ई वाई बाय पार्शियल जी बन जाएगा। सिमिलरली जो है वो आपने दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाना है। ये प्लस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसने टर्म्स को इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब जब आप जे लोगे ना तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ई जी पहले आएगा और पार्शियल बाय पार्शियल जी ई एक्स बाद में आएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, तो इस इधर से अंदर से एक नेगेटिव साइन कॉमन लेके इन दोनों की पोजीशन को रिप्लेस करके यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाया हुआ है। प्लस केवली टर्म्स भी आपने इसी तरह से लिख लेनी है, तो ये केवली टर्म्स भी आ गई। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो आपके पास पार्शियल ई जी बाय पार्शियल वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, पार्शियल ई जी बाय पार्शियल वाई की वैल्यू ई एक्स ई वाई एंड ई जी आपने निकाले हुए। इनको आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जिस तरह इसमें आपको ई जी को विद रिस्पेक्ट टू वाई आपने डिफ्रेंशिएट किया, ई वाई को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफ्रेंशिएट किया, ई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जी डिफ्रेंशिएट किया, ई जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन सारों को इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है और इनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। वैल्यूज़ लगा देने के बाद ये देख लीजिए कि ये डिफ्रेंशिएट हुए हुए हैं। डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो आपके पास है ये जो फर्स्ट वाली टर्म है, इस डिटर्मिनेंट को जब आपने एक्सपैंड किया, इसकी ये जो फर्स्ट टर्म है आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो आ गई। ये आप लोगों ने खुद से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि ये ज़ीरो के इक्वल आती है, ठीक है। इसी तरह आप सिमिलरली ये टर्म्स दोनों भी करेंगे और ये सारी करेंगे। इनको जब आप चेक करेंगे तो ये टर्म्स भी आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएंगी। तो अब यहाँ से आप अगर ये सारी टर्म ज़ीरो आ गई तो आप लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ई इक्वल टू ज़ीरो। तो फाई आपके पास कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन आप ले लें, एंड ग्रेडियंट ऑफ फाई मींस डेल फाई, ठीक है। डेल फाई मींस पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल फाई बाय पार्शियल वाई जे एंड पार्शियल फाई बाय पार्शियल जेड के।
तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई अगर आप निकालें यानी डेल क्रॉस डेल फाई निकालें, तो डेल क्रॉस डेल फाई जब आप निकालेंगे उसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट को ओपन किया। डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेने के बाद आपने इसको जो है वो एक्सपैंड किया। एक्सपैंड कर लेने के बाद आपके पास ये टर्म्स आएंगी, ठीक है, ये आप लोगों को एक्सपैंड करना आता होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये पार्शियल स्क्वायर 5 है पार्शियल वाई पार्शियल जी बन जाएगा। इसी तरह पार्शियल स्क्वायर 5 है पार्शियल जी पार्शियल वाई बन जाएगा और ये सारी टर्म्स आपके पास इस तरह से आएंगी। तो 5 आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल जो है विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले डिफरेंशिएट करें या विद रिस्पेक्ट टू जेड पहले डिफरेंशिएट करें और वाई बाद में करें, दोनों का आंसर सेम आएगा और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको ज़ीरो आंसर देगा। तो ये आपके पास वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म भी ज़ीरो आएगी, उससे नेक्स्ट टर्म भी ज़ीरो आएगी। तो इक्वेशन 7 जो है वो भी आपके पास क्या बन जाएगी कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो 6 इक्वेशन आपके पास आई थी कि जो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू ज़ीरो और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने एक्सप्रेस कर देना है एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यहाँ पर यू से डिनोट हुआ है, बुक के अंदर वी से डिनोट हुआ है, तो आप वी से भी डिनोट कर सकते हैं, यू से भी डिनोट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू, ठीक है, या डेल वी। तो ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर ये क्यों है, क्योंकि हम जो है वो जा रहे हैं पॉइंट चार्ज, वी गो वे फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू, वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी इन इंक्रीज्ड बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज, ठीक है। हमारे पास एक्स वाई एंड जी की वैल्यू तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।